नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा गुजरात की जैव विविधता के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि गुजरात एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। गिर नेशनल पार्क है, वहां पर बहुत सारे लायंस हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये बात हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं, लेकिन क्या ये दर्शाता है कि पूरे गुजरात राज्य में जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी सुरक्षित है? ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि क्यों गुजरात के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में कुछ स्पीशीज को थ्रेट है, उसके पीछे रीजन क्या है, और एग्जांपल के साथ हम जानेंगे कि ये किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, और इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। स्टडी आईक्यू नवरात्रि के उपलक्ष्य में अपने सभी कोर्सेज पर 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है। आपको कोड यूज करना है नवरात्रि 5, और ये कोड यूपीएससी प्री और मेंस का जो कोर्स है उस पर भी वैलिड है, जहां पर आपको स्टडी आईक्यू के सभी फैकल्टीज के द्वारा आईएएस एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। तो ये कोर्सेज स्टडी आईक्यू ऐप पर उपलब्ध हैं। जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप को। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन है मेरा गुजरात स्टेट से रिलेटेड, और एक ऐसा टॉपिक जो मैंने ही कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो गुजरात में इनमें से कौन सा बीच है जिसे अभी अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? आपको मुझे आंसर बताना है कमेंट्स में। ए घोगला बीच, बी कासरकोड बीच, सी पाडुबिद्री बीच, या डी शिवराजपुर बीच। तो गुजरात में इकोलॉजी बहुत अलग अलग प्रकार की है और यहाँ पर बहुत प्रकार के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर केवल गिर के लायंस ही नहीं, बल्कि हाइनास, वुल्व्स, वाइल्ड एस और बहुत सारे माइग्रेटरी और एंडेमिक बर्ड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि भारत का नेशनल बर्ड है, वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात में भी। हालांकि उसकी पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन ये जो सारी वाइल्ड लाइफ है ये बहुत ही स्कैटर्ड है और आइसोलेटेड पॉकेट्स में, यानी कि छितराए हुए एरिया में ये स्थित है। छोटे छोटे पॉकेट्स हैं कुछ स्क्वायर किलोमीटर के, जहां पर ये स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं, और इनका कंजर्वेशन इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतने अलग अलग प्रकार की वाइल्ड लाइफ मिलने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि गुजरात का जो वेजिटेशन और क्लाइमेट है वो बहुत ही वेरिड है। तो गुजरात में हमें मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, कोस्टल एरिया है। याद रखिए, गुजरात की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है पूरे भारत में, सभी राज्यों में। तो यहाँ पर बहुत सारा एरिया है मैंग्रोव्स का। उसके बाद हमें डेसिडियस फॉरेस्ट वाला एरिया देखने को मिलता है, जो सबसे ज्यादा बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। फिर यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की भी शुरुआत हो जाती है, जो गुजरात का बिल्कुल सदर्न टिप है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ हमें मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा गुजरात के काफी बड़े हिस्से में थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट हैं और सॉल्ट मार्शेस यानी कि जिसे हम आमतौर पर रण ऑफ कच्छ कहते हैं, ये सॉल्ट मार्शेस हैं। तो बहुत वेरिड प्रकार का आपको यहाँ पर क्लाइमेट और वेजिटेशन देखने को मिलेगा, चाहे वो ग्रासलैंड हो, एरिड जोन हो, सॉल्ट मार्शेस हो, स्क्रब फॉरेस्ट या फिर मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट भी हैं। तो इन सभी में गुजरात की बहुत अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या प्रोटेक्टेड एरियाज स्थित हैं। अब जिन एरियाज को यहाँ पर आज मैं एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस करने जा रहा हूं, वो मैंने यहाँ मैप में मार्क करे हैं, इनको मैं आपको बता देता हूं। तो पहली बात याद रखना है आपको कि ये है ग्रेट रन ऑफ कच्छ और ये है लिटिल रन ऑफ कच्छ। तो लिटिल रन ऑफ कच्छ में यहां पर स्थित है वाइल्ड एस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके, और यहां पर स्थित है कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहां पर हमें देखने को मिलते हैं वाइल्ड एसेस। दूसरा है जो एरिया हम डिस्कस करेंगे, यहां पर छोटा सा एक एरिया है ग्रीन, आई थिंक इट्स अ ग्रीन स्पॉट, जो आपको शायद स्क्रीन पर नजर भी ना आ रहा हो ठीक से, मैं फिर से एक बार मार्क कर देता हूं। तो ये वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया है और यहां पर स्थित है वांसदा नेशनल पार्क। बहुत ही छोटा नेशनल पार्क है और इस एरिया को डांग एरिया भी कहा जाता है, डांग डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तीसरा एरिया जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित विलावदर ग्रासलैंड, जहां पर है ब्लैकबक नेशनल पार्क। और फाइनली ये मरीन नेशनल पार्क जो गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है, इस एरिया को हम डिस्कस करेंगे। तो गुजरात में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं। अब आप जानते ही होंगे कि यहां पर आपको जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, दिस इज बेसिकली गिर नेशनल पार्क एंड सम अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये वो वाला एरिया है जहां पर एशियाटिक लायन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला एरिया है लिटिल रन ऑफ कच्छ। यहां पर है सॉल्ट मार्शेस जो हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। दो बहुत ही आइकॉनिक स्पीशीज जो यहां पर देखने को मिलती हैं वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर गोडावन, या दूसरा है एशियाटिक वाइल्ड एस जिसे लोकल भाषा में खुर भी कहा जाता है। और ये जो खुर है ये एंडेमिक है, यानी कि इसके अलावा ये और कहीं नहीं पाया जाता है। एशियाटिक वाइल्ड एस आपको राजस्थान में भी देखने को नहीं मिलेगा, इट इज फाउंड ओनली एंड ओनली इन राजस्थान, इन गुजरात, आई एम सॉरी। इसका एक दूर का कजिन हमें हिमालय के पहाड़ों में देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं क्यांग। तो ये इसका कजिन है, इसका बिल्कुल सेम स्पीशीज नहीं होती है। तो ये वाली है गुजरात की वाइल्ड एस स्पीशीज या फिर खुर, और इसका दूर का रिश्तेदार देखने को मिलता है टिबेटन प्लाटो या फिर हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में क्यांग। तो ये वाली जो स्पीशीज है ये एंडेमिक है, केवल गुजरात में रण ऑफ कच्छ में मिलती है
और इस पर बहुत सारा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि लिटिल रन ऑफ कच्छ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, इंसान द्वारा करी जा रही गतिविधियां हैं जो यहाँ पर इन एनिमल्स पर भारी पड़ रही हैं। तो लिटिल रन ऑफ कच्छ 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन वाइल्ड एस की पॉपुलेशन इस वक्त अच्छी है। लगभग 6000 वाइल्ड एसेस काउंट किए गए थे लास्ट एनिमल सेंसस में। तो ये इस एरिया के बाहर निकल कर भी जा रहे हैं। और याद रखिए, ये एक फ्री रेंजिंग स्पीशीज है। ये बिल्कुल घोड़े और जेब्रा की तरह दौड़ लगा देते हैं, तो ये बहुत बड़ा बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं। तो इसीलिए ये 15000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पाए जाते हैं अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। तो ना केवल लिटिल रन ऑफ कच्छ और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें, बल्कि उसके बाहर के एरिया में भी ये काफी देखने को मिलते हैं। अब इनकी आबादी पहले बहुत कम हो गई थी। 1970s में वाइल्ड एस में एक बीमारी फैली थी जिसके कारण इनकी संख्या 1000 के नीचे चली गई थी। तो ऐसा नहीं है कि इनकी पॉपुलेशन हमेशा से अच्छी रही है। अगर बीमारी आती है तो पॉपुलेशन कम भी हो सकती है, और पिछले कुछ समय में छोटी मोटी बीमारियां इनमें देखने को मिली है। तो उसको लेकर हमें सतर्क रहना होगा। मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वाइल्ड एसेस को लेकर वो है ग्रेजिंग की समस्या। ग्रेजिंग लैंड इनको चाहिए बहुत बड़ा, इन्हें घास चढ़ने के लिए बड़ा एरिया चाहिए, लेकिन इस एरिया में लोकल डोमेस्टिक हर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। जो लोकल चरवाहे हैं वो अपने गायों के या फिर दूसरे भेड़ बकरी के झुंड के साथ यहाँ पर घूमते हैं, तो उन्हें भी ग्रेजिंग लैंड की आवश्यकता है। उनकी भेड़ बकरियों को भी चरने के लिए जगह चाहिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इंसान या फिर जो डोमेस्टिकेटेड हर्ड्स हैं उनके साथ है। और ऑब्वियसली जब लोगों के एरियाज में ये वाइल्ड एस आते हैं तो लोग इन्हें भगा देते हैं, या कई बार मारते तो नहीं है लेकिन इन्हें भगा जरूर देते हैं। तो इन पर कहीं ना कहीं दबाव है, क्योंकि हर कोई ये चाहेगा कि उनके डोमेस्टिक एनिमल्स को चरने के लिए घास मिले, ना कि वाइल्ड एसेस को। और जहां तक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात है तो गुजरात में 2020 की शुरुआत में केवल 7 गुड़ावन पक्षी बचे थे, उनमें से भी एक की डेथ हो गई थी। तो अब केवल 6 बचे हैं। तो इतनी कम पॉपुलेशन के साथ ये लोकल पॉपुलेशन सर्वाइव करेगी, ये बहुत ही मुश्किल है। तो अब मेनली राजस्थान में ही ये गुड़ावन पॉपुलेशन बची है। तो लिटिल रन ऑफ कच्छ का जो पूरा लैंडस्केप है उस पर मेन प्रेशर क्या क्या है। एक तो सॉल्ट पैन, यहाँ पर नमक की जो खदानें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इलीगल सॉल्ट पैन्स बन गए हैं। सैंड माइनिंग बहुत होती है, सैंड माइनिंग के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मिट्टी निकाल कर ले जाते हैं, टॉप सॉइल चली जाती है। ट्रक्स के आने जाने से जो इनकी नेस्टिंग साइट्स हैं जानवरों की या फिर जो ग्रेजिंग एरियाज हैं वो डैमेज होते हैं। जानवर वैसे भी इंसान से, मशीनों से दूर भागते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो लिटिल रन ऑफ कच्छ के आसपास का जो पूरा वाटर फ्लो है वो नेचुरली इसी में जाता है। तो जब खेती का पानी है, बरसात का या फिर जो नॉर्मल रन ऑफ है, उसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ज्यादा होते हैं, तो ये जमीन खराब होती है। लेकिन यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है वो हमारे लिए वेस्ट वाटर हो सकता है, रन ऑफ हो सकता है, लेकिन जानवरों के लिए तो वो पीने का पानी है। तो इसीलिए उसको पीकर वो बीमार पड़ सकते हैं, वो जान जा सकती है वाइल्ड एसेस की। तीसरा रीजन है फॉरेन स्पीशीज का इन्वेजन। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ये पेड़ आपको गुजरात और राजस्थान में बहुत देखने को मिलेगा। ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है, ये भारत की नेटिव या एंडेमिक स्पीशीज नहीं है, लेकिन अब इसने पूरे वेस्टर्न इंडिया के जो लैंडस्केप पर अपना कब्जा जमा लिया है। और ये सेम प्रॉब्लम लिटिल रन ऑफ कच्छ में भी आ रही है कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा बहुत तेजी से यहाँ फैल रहा है। एक और रीजन है कि यहाँ पर टूरिस्ट बढ़ गए हैं। जो रन ऑफ कच्छ में फेस्टिवल होता है, अब वो देखिए टूरिज्म के लिए तो अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली वाइल्ड लाइफ को नुकसान ही होता है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए रोड्स बनाई जाती है। जो रन ऑफ कच्छ में फेस्टिवल होता है हर साल एक विंटर्स में, वो अब शुरू ही होने वाला है। आई थिंक 12 नवंबर को शुरू होने वाला है, उसके प्रमोशनल एड्स भी शुरू हो चुके हैं। तो वहां पर जब टूरिस्ट आते हैं, टेंट में रुकते हैं, उनके लिए गाड़ियां उनको ऑफ रोडिंग पर लेके जाती हैं वाइल्ड लाइफ दिखाने के लिए। तो इसके कारण कहीं ना कहीं जो इनका हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हम उन जानवरों के हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और ऑफ रोडिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, मैं खुद ड्राइविंग का बहुत बड़ा फैन हूं, मुझे भी ऑफ रोडिंग करने में मजा आता है, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू रियलाइज कि आपकी ऑफ रोडिंग किसी के दूसरे के घर के अंदर आप लेकर जा रहे हो अपनी गाड़ी को, तो वो डिस्टर्ब होगा। तो आपसे भी मेरी दरख्वास्त है कि जितना हो सके ऑफ रोडिंग दिन में कीजिए या कम कीजिए। एटलीस्ट शाम के समय में ऑफ रोडिंग मत करिए जब जानवर सोने चले जाते हैं या फिर उनके रेस्टिंग का समय, और रात में बिल्कुल मत करिए, क्योंकि उससे जानवर बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अब हम बात करते हैं वेलावदर ग्रासलैंड्स के बारे में। तो वेलावदर के जो ये ग्रासलैंड्स हैं ये अमिताभ बच्चन द्वारा एक एड में बहुत फेमस कर दिए गए थे। तो वेलावदार के ग्रासलैंड्स में जो ब्लैकबक नेशनल पार्क स्थित है, ये एक बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन है। यहाँ पर बहुत टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन ये नेशनल पार्क केवल 36 स्क्वायर किलोमीटर में सिचुएटेड है, बहुत ही छोटा है साइज में। पहले किसी जमाने में ये भावनगर के राजाओं का हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। यहाँ पर चीता को डोमेस्टिकेट करके ब्लैक बक्स का शिकार करवाया जाता था। उसके कुछ फोटोज थोड़े समय पहले सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गए थे, पुराने फोटोग्राफ्स हैं। तो अब प्रॉब्लम यह है कि ये ग्रासलैंड
क्योंकि बहुत छोटा है तो इसके चारों तरफ अब फार्मलैंड आ चुका है, खेती की ज़मीन है, और उसके कारण यहाँ की जो स्पीशीज़ है उन पर असर आ रहा है। तो यहाँ की जो मेन स्पीशीज़ है उसमें है ब्लैक बक्स, वुल्व्स, हाइनाज और लेसर फ्लोरिकन नाम का एक पक्षी। अब लेसर फ्लोरिकन जो है, इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो आसपास के किसान हैं उन्होंने पहले बाजरा उगाते थे, उसकी जगह अब ये कॉटन की फार्मिंग करते हैं। अब कॉटन जो है वो बर्ड्स के लिए सूटेबल नहीं है, मिलेट्स को बर्ड्स आसानी से खा सकती हैं, कॉटन में खाने लायक कुछ नहीं होता है बर्ड्स के लिए। तो बर्ड्स के लिए ओवरऑल ये नुकसानदायक है या फिर उन्हें अट्रैक्ट नहीं करता है ये ग्रासलैंड। तो जैसे जैसे ये सिकुड़ता जाएगा एरिया मिलेट्स की खेती का, वैसे वैसे बर्ड्स भी कम होती जाएंगी। और जो खेती बाड़ी के कारण एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं उसके कारण इस ग्रासलैंड पर बहुत दबाव आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो फार्म्स का रन ऑफ है, पानी है, वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है। आसपास सॉल्ट पैन्स भी हैं, यहाँ नमक के कारण भी बहुत प्रॉब्लम आती है, कई बार पानी ब्लॉक हो जाता है नमक के पैन्स में और ब्लैक बग्स भी उनमें डूबकर मर भी जाते हैं। इस तरह की कई समस्याएं देखने को मिली हैं। अब हम बात करते हैं इस वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया की। तो यहाँ पर वांसदा नेशनल पार्क स्थित है। ये भी एक बहुत ही छोटा नेशनल पार्क है, इसका एरिया भी 24 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर 50 सालों में पहली बार ढोल नाम का वाइल्ड डॉग देखा गया एक कैमरा ट्रैप में, जो भारत में 50 सालों में नहीं देखा गया। 50 साल बाद यहाँ पर ढोल वाइल्ड डॉग देखा गया था कुछ ही समय पहले। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये चाहे 24 स्क्वायर किलोमीटर का एक आइसोलेटेड छोटा सा नेशनल पार्क है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो और कहीं नहीं पाई जाती हैं और इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। अब इस वांसदा नेशनल पार्क को थ्रेट क्या है? सबसे बड़ा थ्रेट है हंटिंग का, आसपास ओवरग्रेजिंग का, एग्रीकल्चर और हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज मरीन नेशनल पार्क, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है। यहाँ पर वेल शार्क, ड्यूगोंग, ग्रीन सी टर्टल, ऑलिव रिडली टर्टल, लेदरबैक सी टर्टल, ये सारे स्पीशीज देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कोरल्स की हालत और इन स्पीशीज की हालत थोड़ी सी खराब है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई हैं। आप जानते ही हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, सेज हैं जो वहाँ पर डेवलप हुए हैं, ऑयल पाइपलाइंस डाली जा रही हैं, नए सी पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। उसके कारण मैंग्रोव्स भी यहाँ कम होता जा रहा है और कोस्ट लाइन में इरोजन भी हो रहा है। गुजरात के जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनमें आप देखिए जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें से कईयों का एरिया बहुत ही छोटा है। तो जो 4 नेशनल पार्क है उनमें ब्लैक बक नेशनल पार्क और वांसदा, इनका एरिया तो 24 स्क्वायर किलोमीटर, 34 स्क्वायर किलोमीटर जितना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रन ऑफ कच्छ में स्थित है उनका एरिया तो बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप लिस्ट को चेक करेंगे यहाँ पर एरिया घटता जा रहा है। 100 स्क्वायर किलोमीटर, 200 स्क्वायर किलोमीटर से नीचे यहाँ पर देखिए 55, 39, 15 स्क्वायर किलोमीटर, 6 स्क्वायर किलोमीटर, इतने छोटे एरिया में यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित हैं। इनफैक्ट आप इसे देखिए 2 स्क्वायर किलोमीटर कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी या फिर पोरबंदर बर्ड सेंचुरी 0.09 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये कुछ स्पेशल स्पीशीज के लिए बनाई गई है, इसलिए हो सकता है छोटे एरिया में है, लेकिन जब प्रोटेक्टेड एरिया छोटा होता है तो स्पीशीज के पास ज्यादा जगह नहीं रहती है। गुजरात का सबसे फेमस प्रोटेक्टेड एरिया गिर नेशनल पार्क, वहां का एरिया भी केवल 250 स्क्वायर किलोमीटर है। और उसका नुकसान क्या होता है? देखो, जब एशियाटिक लायंस की संख्या बढ़ रही है, जो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कंजर्वेशन पर्पस से देखें तो केवल संख्या बढ़ाना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं होता है। तो अब यहाँ पर 674 लायंस का काउंट हुआ है 2020 में, तो ये अच्छी बात है, लेकिन इनके लिए अब पूरी जगह नहीं है। और इसीलिए अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आपने डेफिनेटली व्हाट्सएप पर इस तरह के वायरल वीडियोस देखे होंगे जिनमें लायंस का एनकाउंटर हो रहा है गांव के लोगों के साथ। कई बच्चे वहां पर बाइक रोककर लायंस का वीडियो बना रहे हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके लिए जगह कम पड़ती जा रही है और वो पॉपुलेशन वाले एरियाज के या गांव के आसपास विचरण करते हुए कई बार देखे जा रहे हैं। तो गुजरात की समस्या यह है कि यहाँ के प्रोटेक्टेड एरियाज 43% प्रोटेक्टेड एरिया 60 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम एरिया के हैं। उसके कारण लोकल एक्सटिंक्शन किसी भी स्पीशीज का होना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोटेक्टेड एरिया छोटा है, वो स्पीशीज केवल वहीं मिलती है, एंडेमिक है, तो फिर वो आसानी से एक्सटिंक्ट या विलुप्ति की तरफ जा सकती है। तो ऐसे में अगर सही समय पर लैंडस्केप को मैनेज करने के स्टेप्स नहीं लिए गए तो फिर ये स्पीशीज विलुप्ति के कगार पर ही हैं कई सारी, तो उनको बचाना बहुत जरूरी है। घास के मैदान और सॉल्ट फ्लैट्स को जब तक वेस्टलैंड की तरह ट्रीट किया जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर बढ़ाया जाएगा, सैंड माइनिंग को रोका नहीं जाएगा, तब तक ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी जारी रहेगा। तो क्या करना चाहिए सरकार को या फिर जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं उन्हें? सबसे पहले जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस हैं उनको नोट किया जाए कि कहां पर कितनी बची है, और अगर उसे कहीं और भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है या फिर कहीं और भी उसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है, जो उसका नेचुरल रेंज है वहां पर उसे स्थापित किया जाए। अब मैं जानता हूं कि इसके खिलाफ बहुत रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि जो एशियाटिक लायन है, कब से प्लान चल रहा है कि उनको मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर में भेजा जाएगा, लेकिन वो पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है उसमें कि नहीं, एशियाटिक लायन केवल गुजरात में होने चाहिए। तो प्रॉब्लम जेन्युइन है कि वहां पर जगह नहीं है, लेकिन कई सारे उसमें इश्यूज हैं, तो इसलिए वो दूसरी जगह स्पीशीज को भेजना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर ये हो पाता है तो फिर आइसोलेटेड पॉपुलेशंस के ऊपर प्रेशर रिलीफ डेफिनेटली होगा।
और ग्रासलैंड और सॉल्ट मार्शेस को बचाना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एग्रीकल्चर को थोड़ा सा रेगुलेट करना होगा, प्लांटेशंस उनके आसपास जो हैं उनको रेगुलेट करना होगा ताकि उनका वेस्ट वाटर यहाँ तक ग्रासलैंड्स तक ना पहुँचे। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।